नमस्कार। मैं अर्चना आर्यानी महेंद्र उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज जीरादेई सिवान से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। तो आज का सुविचार है, संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं उनमें शिक्षा सबसे बढ़कर है। तो आइए हम भी अपने शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी, जय प्रक्रम पोषण टॉपिक से। आइए उसी लघुत्तरीय प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियों अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुल 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जठर ग्रंथियां जो अमाशय में पाई जाती हैं उनमें कुल 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला अम्लजन कोशिकाएं या ऑक्जेंटिक सेल्स, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। दूसरा म्यूकस कोशिकाएं, जिनसे म्यूकस का स्राव होता है। और तीसरा जाइमोजेन कोशिकाएं, जिससे निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर क्या है। पेप्टिक अल्सर, जब अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अधिक होने लगता है, उस कंडीशन में म्यूकस का स्राव उसके अनुपात में कम हो जाता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और जगह जगह उसमें जख्म के समान घाव हो जाते हैं, जो काफी दर्द उत्पन्न करते हैं। इसे ही पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। यह अधिकांशतः वैसे व्यक्तियों को होता है जो काफी देर तक उपवास रहते हैं या व्रत करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला कार्य है कि वह भोजन में उपस्थित जो जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको मारता है, भोजन को स्वच्छ बनाता है। दूसरा कार्य है, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है और यह पेप्सिन पुनः प्रोटीन पर क्रिया करके उसको पचाता है तथा अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, क्रमानुकुंचन क्या है। तो जब भोजन मुख गुहा के बाद हमारे कंठ से होकर और इसोफेगस में या ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से गुजरता है, तो ग्रास नली की कोशिकाओं में या दीवार में कुछ तरंग के समान ऐसे 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 गतियां होती हैं। ग्रास नली या इसोफेगस की दीवार में तरंग के समान गतियां होती हैं, जिसके कारण भोजन नीचे की ओर, आगे की ओर बढ़ता है और अमाशय में पहुंचता है। इसी गति को क्रमानुकुंचन गति या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। अर्थात इसोफेगस में होने वाली तरंग के समान गति को, इसोफेगस की दीवार में होने वाली तरंग के समान गति को हम क्रमानुकुंचन गति या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, काइम किसे कहते हैं। तो अमाशय में भोजन का पाचन होता है, मुख्य रूप से प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तो पाचन के बाद
भोजन एक गाढ़े लेय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी लेय, गाढ़े लेय के समान भोजन को काइम कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चाइल्ड किसे कहते हैं? जब छोटी आंत में भोजन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तब अमाशय से जो काइम आया रहता है वह पूर्णतः पच जाता है और वह और भी तरल रूप में हो जाता है। काइम जो है वह गाढ़े लेय की तरह होता है और जब वह छोटी आंत में आता है तो उसका फिर से पाचन होता है और पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। अब यह जो काइम है वह और तरल हो जाता है और इसी तरल पदार्थ को हम चाइल्ड कहते हैं। चलिए अब अंत में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो लगातार ऊर्जा की आपूर्ति के लिए और जीव द्रव्य के निर्माण के लिए हमें या जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।